ट्विटर के सम्राट तो भाई नरेंद्र मोदी जी हैं। ट्विटर का सम्राट तो वो हैं, उन्होंने तो पूरी सरकार ही ट्विटर से चलाने का ऐलान कर दिया था। तो हमें ट्विटर पे ज्ञान मत दीजिए, अपनी सरकार ठीक से चलाइए, लचर कानून व्यवस्था को ठीक करिए। आपको जनमत लोगों की असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, इसको बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, इनको रोकने के लिए मिला है। राजधर्म का पालन करिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा नमस्कार और आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। एक अहम मुद्दे पर आज बात करनी है और आप लोगों से इसके बारे में विशेषकर बात करनी है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और वहां के होने के नाते, और मैं पहले एक पत्रकार रह चुकी हूं, उन दोनों नाते आज मन बहुत व्यथित है, कहीं पर बहुत आहत हूं। आज सवेरे जब उठे तो पता चला कि पत्रकार विक्रम जोशी जो गाजियाबाद से थे, उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं उनके स्वजनों को, उनके परिवार को, उनके मित्रों को अपनी सहानुभूति व्यक्त करती हूँ, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पर स्वर्गीय विक्रम जोशी का क्या दोष था, यह सवाल आज सबको आहत कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग मेरे मित्र हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत सारे टीवी चैनल से, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे एडिटर्स से आज ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि ये एक बहस का मुद्दा नहीं बन रहा है। मैंने बहुत टीवी चैनल देखे, इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है और ये आम आदमी का मुद्दा है। और हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी जैसी भतीजी के साथ 1 साल से छेड़खानी का मामला हो रहा था। और ये ऐसी चीज है जिससे तमामों लोगों ने झेला है, तमामों लोग गुजरे हैं। पुलिस के पास वो बार बार गए, पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि विफलताओं के चलते आज उनकी जान चली गई। तो इस पर बात और चर्चा कब होगी? क्यों नहीं इस बेरुखी पर पुलिस की, क्यों नहीं इतने बड़े अपराध पर आज एक चर्चा हो रही है? और आपके माध्यम से मैं अपील करती हूँ कि इस पे स्पॉटलाइट पड़े, इस पे चर्चा हो, क्योंकि उनका अपराध क्या था? वो अपने परिवार को, अपनी बेटी जैसी भांजी को बचाने का ही तो प्रयास कर रहे थे। और थोड़ा सा अगर देखिए उस सीसीटीवी फुटेज को जो बिल्कुल दिल दहला देती है, छोटी बच्ची पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसके पिता को गोली पड़ती है, वो वहां चेत पड़े रहते हैं और वो उनको उठाने का प्रयास कर रही है, जबरदस्त रो रही है। कहीं पर दिल दहलता है, कहीं पर बहुत दुख होता है, पर कहीं पर वो फुटेज देखकर रोष भी होता है। और इसलिए रोष होता है क्योंकि कहीं पर वो प्रमाण है, वो सबूत है, कानून की धज्जियां जिस तरह से उड़ गई हैं उत्तर प्रदेश में उसका। और ये सवाल उठता है कि क्या इस जंगल राज को, इस गुंडा राज को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार को ऐसा जबरदस्त ब्रूट मेजॉरिटी, बड़ा बहुमत मिला था? क्या यही राम राज्य की कल्पना योगी जी ने करी थी हमारे प्रदेश के लिए? और मुझे थोड़ा सा इसलिए भी दुख होता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं और बड़े फक्र से कहती हूं कि मैं यूपी से हूं, जहां भी जाती हूं, जिससे भी बात करती हूं। दिक्कत यह है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, यह आइसोलेशन में घटना नहीं है। अपराध उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फैल रहा है वो एक ऐसी आम बात सी हो गई है। लेकिन उससे ज्यादा आम बात, उससे ज्यादा व्यापक तो बात यह हो गई है कि अपराध के खिलाफ जो आवाज उठाता है उस आवाज को दबा दिया जाता है। विक्रम जोशी जी ने पुलिस से मदद की गुहार करी। 1 साल से यह छेड़खानी का मामला चल रहा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं करी जब तक सोमवार रात को उनके साथ ये विभत्स घटना नहीं हो गई। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई। गोली मारने वालों में जिसका नाम है, जिसका हत्या का जो मुख्य आरोपी है छोटू, उसके खिलाफ पहले भी विजयनगर थाना में एक मामला दर्ज है, उसमें चार्जशीट कोर्ट में भी गई हुई है। और कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि अपराधियों की सही मॉनिटरिंग करने में पूरी तरह से विफल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और उसी के चलते विक्रम जोशी जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठता है कि इसकी जवाबदेही किसकी है, इसका उत्तरदायित्व किसका है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेयर डज द बक स्टॉप। कौन उन बच्चियों को जवाब देगा आज? कौन उस परिवार को जवाब देगा आज कि एक नामजद अपराधी था, उसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन करी थी, उसके खिलाफ एक चार्जशीट थी सुप्रीम कोर्ट पे, उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग करी गई? दूसरा, कहीं ना कहीं आंकड़े उत्तर प्रदेश का सच बयां करते हैं, जिन आंकड़ों के बारे में आज बात नहीं होती है। एनसीआरबी के डेटा को जबरदस्त दबाने का प्रयास हुआ था, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, 2 साल विलंब से वो डेटा आया, लेकिन 2018 का जो नवीनतम डेटा है वो पूरी तरह से प्रूव करता है कि उत्तर प्रदेश अब पूर्णतः अपराध प्रदेश बन चुका है। 2018 में अगर आप जो सबसे नवीनतम डेटा है हत्याओं के, कत्ल के मामले देखिए,
तो कहीं ना कहीं 4018 हत्याएं हुई हैं 2018 में, मतलब 11 हत्या रोज की, प्रतिदिन की। महिलाओं के मामले देख लीजिए आप, कम से कम प्रतिदिन ऑन एन एवरेज 46 महिलाओं का अपहरण होता है, उनके अगवा कर लिया जाता है, 12 महिलाओं का रेप या बलात्कार होता है ऑन एन एवरेज, और 36 महिलाओं के साथ कम से कम छेड़खानी होती है, उन पर हमला होता है उनकी इज्जत आबरू लूटने के लिए। तो यह है योगी जी का सुशासन, ये इस राम राज्य की कल्पना उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, और जो वो चला रहे वो राम राज्य नहीं, वो गुंडा राज है। पर शायद जो उत्तर प्रदेश से लोग नहीं है वो इसके बारे में बड़े अचंभित हों, मुझे इसमें बिल्कुल अचंभा नहीं होता, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हूं। और इसलिए सरप्राइज नहीं हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की 2017 की जो असेंबली चुनी गई थी, जिसमें भाजपा के 312 विधायक हैं, उसमें से 114 विधायकों के खिलाफ आपराधिक आरोप के मामले दर्ज हैं। मतलब मोटा मोटा 40% के खिलाफ आपराधिक आरोप के मामले दर्ज हैं, जिसमें से 83 विधायकों के खिलाफ तो जघन्य अपराध जैसे कि हत्या और रेप जैसे, बलात्कार, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे मामले दर्ज हैं। तो क्या हम इनसे आशा कर सकते हैं कि ये हमारी कानून व्यवस्था को बचाएंगे, ये हमारी कानून व्यवस्था को पुख्ता करेंगे? मुझे ऐसा लगता है ये अपराधी कहां कर सकते हैं। और क्योंकि मैं एक पत्रकार रह चुकी हूं, मैं जानती हूं कि सच को दिखाना मुश्किल होता है, और मैं ये भी जानती हूं कि सच को दिखाने के लिए कई बार आपको सरकार के सामने सीना तान के खड़ा होना पड़ता है। पर पत्रकारों का और पत्रकारिता का जिस तरह से दम घोटा जा रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में, तो एक बात साफ है, इनकी मंशा है सच दिखाने वालों को जेल में डाल दो, फिर सच दिखाएगा कौन। और तमाम वो निर्भीक पत्रकारों के खिलाफ बड़े बड़े मामले दर्ज हुए हैं, बड़ी एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ का तो दिन दहाड़े हत्या भी कर दी गई है। चाहे लखीमपुर में रमेश मिश्रा जी की बात हो जिनकी दिन दहाड़े हत्या हुई, या अभी पीपीई किट जो सब स्टैंडर्ड पीपीई किट आई, उसका डीजी हेल्थ केयर ने एक चिट्ठी जारी करी, वहां पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जो पत्रकार उसको दिखाता है, मनीष पांडे न्यूज वन इंडिया के, उनको खिलाफ एसटीएफ बिठा दी जाती है, वो उनसे पूछताछ करते हैं। मेरे ही नाम की सुप्रिया शर्मा, जिनको मैं एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार मानती हूँ और बहुत बढ़िया पत्रकार मानती हूँ, उम्दा स्क्रोल की हैं, उन्होंने वाराणसी में जो एक गांव मोदी जी ने गोद लिया था, उसमें उसकी असलियत बयां करी, उसकी असलियत दिखाई, तो योगी सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया, पुलिस उनके खिलाफ पड़ गई। आप सबको याद होगा मिर्जापुर में मिड डे मील के दौरान नमक रोटी जिन बच्चों को खिलाई गई, और उस सच को उजागर करने वाले पवन जायसवाल जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अरे फेसबुक पर कहीं पर एक छोटी सी पोस्ट डालने के लिए, मेरे ख्याल से मुझे उनका नाम याद आ रहा है, पत्रकार कनौजिया, प्रशांत कनौजिया जी थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत लेनी पड़ी। बिजनौर में 5 पत्रकारों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिगत आधार पे हो रहे भेदभाव के चलते बात करी, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। ऐसे ही नोएडा में गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है पत्रकारों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों का दमन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि पत्रकारों का मुंह बंद कर दो तो असलियत कोई दिखाएगा नहीं। लेकिन योगी जी से और उनकी सरकार से मुझे सिर्फ ये कहना है कि सच छुपाए नहीं छुपता है। सच एक ऐसी चीज है जिसका आप कितना भी दमन करिए वो छुपेगा नहीं, और इसीलिए शायद आपकी कलई तो आपके विधायक ही खोल रहे हैं। कल ही हम सब ने देखा कि हरदोई से जो श्याम प्रकाश जी भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई जितना भ्रष्टाचार और प्रशासन और पुलिस में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसी तरह की बात सीतापुर से विधायक राकेश राठौर जी भाजपा के थे, उन्होंने करी है। तो आपकी कलई, आपकी असलियत तो आपके विधायक ही आपके सामने रख रहे हैं। पर इस पर भी निरंतर बढ़ते अपराध पर योगी जी की बिल्कुल चुप्पी बनी हुई। और सच पूछिए तो अपराध कैसे नहीं बढ़ेगा? कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक संरक्षण है। हम सबको पता है बुलंदशहर में कैसे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जो अब शहीद हो गए, उनकी निर्मम हत्या करी गई। उनके लड़के को कानूनी रूप से नौकरी मिल जानी चाहिए थी, वो नौकरी तो नहीं मिली, उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन उनकी हत्या के मुख्य अपराधी शिखर अग्रवाल, जो कि बेल पर छूट के रिहा हुए हैं, उनको भाजपा ने अपना पदाधिकारी जरूर बना दिया, उनको महामंत्री बना दिया गया है। पीएम जन कल्याण योजना अभियान का महामंत्री बना दिया जाता है। हम लोगों ने कल एक फोटो देखी, अकबरपुर कानपुर देहात अपहरण कांड के जो मुख्य भाजपा के जिला मंत्री हैं सत्यम सिंह चौहान, वो मुख्य आरोपी हैं, वो अपनी फोटो लगाते फिर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो मंत्री हैं उनके साथ, स्वाति सिंह जो मंत्री हैं उनके साथ।
तो अब इसको संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए? ये कोइंसिडेंस है कि ये सब हो रहा है, या ये भाजपा के संरक्षण में कहीं ऐसा होता जा रहा है? और इस पर हम लोग जरूर अभी चर्चा करेंगे। एक महिला होने के नाते जितनी महिलाओं के अपराध के बारे में चर्चा की जाए उतनी कम है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि लचर कानून व्यवस्था के चलते दर दर की ठोकरें खा के थक हार के एक मां बेटी ने आत्मदाह की कोशिश करी। हम सबको पता है कि कैसे कुलदीप सिंह सेंगर जो अब दोषी पा लिए गए हैं हत्या और रेप के, उनको बचाने का पूरा प्रयास भाजपा की सरकार ने किया। स्वामी चिन्मयानंद जी जो इनके बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन यौन शोषण के मामले इतने गंभीर थे कि उनको अरेस्ट करना पड़ा। आज वो बेल पर रिहा है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कासगंज में गैंग रेप पीड़िता और उसकी मां पर ट्रैक्टर चला के उनकी हत्या कर दी जाती है। बरेली में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके ऊपर बाइक चढ़ा दी जाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है और उल्टे विक्टिम की, पीड़िता की फैमिली को परेशान करने का प्रयास करती है। लखीमपुर में हमने देखा कि एक दलित लड़की के साथ रेप हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो आत्महत्या कर लेती है। बाराबंकी में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पीड़िता की पिटाई करी जाती है, फिर वो चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तो पहले तो यौन शोषण एक औरत से, उसके बाद उसकी आवाज दबा दी जाती है क्योंकि उसकी हत्या कर दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में औरतों की इज्जत का मामला है। अपराधियों के साथ सत्ता का जो साठगांठ है, जो मिली भगत है, उस पर से पर्दा उठाने का एक बहुत बड़ा मौका था योगी जी के पास, लेकिन जानबूझकर उसको खत्म कर दिया गया। विकास दुबे की बात मैं कर रही हूं। फर्जी एनकाउंटर होता है। पुलिस कर्मियों की क्या गलती थी जो 8 पुलिसकर्मी वहां मार दिए गए? उनको कब सच पता चलेगा? आप इस नेक्सस को, आप इस मिली भगत को, इस साठगांठ को तोड़ सकते थे, आपने नहीं तोड़ा। उस पर पूरा पर्दा गिरा दिया गया। आप ये बताइए कि विकास दुबे का नाम जघन्य अपराधियों की सूची में क्यों नहीं था? आपकी पुलिस का एक हिस्सा पूरी तरह से उसके साथ मिला हुआ था, उस पे से पर्दा कब उठेगा? उनको राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा था? इन सवालों के जवाब से कब तक बच पाएंगे योगी जी? और इतना भद्दा एनकाउंटर भी हुआ जो पिक्चरों से भी बदतर था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है, हम हैरान हैं। उन्होंने कहा है, हम हैरान हैं कि इतने मामलों में फंसा व्यक्ति एक बेल पर रिहा हो जाता है, जमानत पर रिहा हो जाता है, उसे आखिरकार कैसे रिहाई मिल गई? यह सिस्टम की विफलता है। यह घटना एक नहीं है, पूरी की पूरी व्यवस्था पर सवाल चिन्ह और प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई फर्क पड़ता है? मैं उत्तर प्रदेश की हूं, वहां की कानून व्यवस्था से वाकिफ हूं। अपने खुद के जिले महाराजगंज में चरमराती कानून व्यवस्था को देखते हुए मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूं कि इससे उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपी में आज अपराधियों का जो मनोबल है वो चरम सीमा पर है, और इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी सरकार लगातार अपराधियों की तरफ नरम है। अपराध के आंकड़े छुपाए जाते हैं, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और दिन दहाड़े अपराध करने में वो अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। अगर अपराध के खिलाफ कोई सवाल उठाता है और स्पेशली विपक्ष में, तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। पर सवाल एक ही है कि इन तमाम चीजों से योगी आदित्यनाथ जी कब तक चुप रहेंगे और कब तक बचते रहेंगे? इस ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था के बीच में आखिर वो कहां हैं? इस गुंडा राज को समाप्त करने के लिए उनके पास कोई साजिश, कोई योजना, कोई नीतिगत फैसले हैं कि नहीं, और कोई मंशा भी है इसको कम करने की नहीं? उनसे यह भी आज आगाह करना, उनको बताना है कि जिस तरह की मेजॉरिटी उन्हें मिली थी, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने, जहां पर 1/6 हिस्सा पूरे देश का रहता है, उन्होंने उनको मनमानी करने के लिए, अपने उत्पीड़न के लिए ये जनमत नहीं दिया था। नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए दिया था। उनका प्रथम कर्तव्य और राजधर्म यह है कि नागरिकों की सुरक्षा करें, और अगर वो इसमें अपने आप को अक्षम पाते हैं तो अपना पद त्याग दे। हम किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश नहीं बनने देंगे और इसके लिए हम निरंतर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सुप्रिया जी, अनुराग ढांडा, न्यूज 18 इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ खुद तो नहीं बोले हैं, लेकिन उनके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर बात की है और कह रहे हैं कि सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रही है। और प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो राजनीतिक ट्विटर की महारानी हो गई आजकल। मैं सिर्फ इस पर यह कहूंगी, सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, और क्या वो इन मामलों से बच पाएंगे? क्या वो इन चीजों का उत्तर नहीं देंगे?
क्या वो मूक दर्शक बनकर उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था और जिस तरह से पुलिस की ब्रूटैलिटी हो रही है उस पर अपने मुंह पर पट्टी बांधे रहेंगे? और अगर ऐसा है तो जाइए, काम मत करिए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मत रहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने लग्गू बग्गू मिनिस्टरों से बुलवा रहे हैं, आप बोलिए ना क्राइम पर। आज उत्तर प्रदेश अपराध की कैपिटल बन गया है देश की, उस पर आपको कुछ नहीं बोलना है। आप अनर्थक बात करते हैं, भ्रमित वाली बातें करते हैं। और जहां तक सिद्धार्थनाथ सिंह की टिप्पणी है, मैं उनको इतना सीरियसली लेती भी नहीं हूं। और ट्विटर की वो बात करते हैं, ट्विटर के सम्राट तो भाई नरेंद्र मोदी जी हैं। ट्विटर का सम्राट तो वो हैं, उन्होंने तो पूरी सरकार ही ट्विटर से चलाने का ऐलान कर दिया था। तो हमें ट्विटर पे ज्ञान मत दीजिए, अपनी सरकार ठीक से चलाइए, लचर कानून व्यवस्था को ठीक करिए। आपको जनमत लोगों की असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, इसको बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, इनको रोकने के लिए मिला है। राजधर्म का पालन करिए।